यूपी चुनाव का सबसे चर्चित शो अध्यक्ष जी में आप सभी का स्वागत है। जी हां, इस बार हमारे शो में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री और अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल हैं। अनुप्रिया जी राम जन्मभूमि की धरती से चुनाव का आगाज कर रही हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, ये वो धरती है जहाँ से हमेशा अपना दल को बहुत स्नेह मिला है। इसी धरती पर आप देख सकते हैं आज जनता का हुजूम, कितनी अपार समर्थन लगातार अपना दल को मिलता आया है। और इसलिए हम सभी ने तय किया कि हम आज अपने लोगों के बीच में पहुंचेंगे और अपना दल की नीति, अपना दल के सिद्धांत, अपना दल के विचार और अपना दल के संघर्ष को उनके बीच पहुंचाएंगे। बात अयोध्या की हो रही है तो अयोध्या पर लिखी एक किताब सलमान खुर्शीद साहब की भी हो जाए। उन्होंने अपनी किताब में हिंदुत्व की बात की है, हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ दिया है, क्या कहेंगी आप? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि अगर हम आतंकवादी संगठनों से तुलना करेंगे जो ना मानवाधिकारों की कोई सुरक्षा करते हैं, महिलाओं के अधिकारों का हनन करते हैं, तो मैं यही कह सकती हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसी टिप्पणी करने वाले राजनेताओं को, और खुर्शीद साहब बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं, उनको ज़रूर चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए। इससे कांग्रेस के जो हाईकमान है उनको आगे नहीं आना चाहिए, उनको खंडन नहीं करना चाहिए, माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को तय करना है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हम सब सार्वजनिक जीवन में हैं। खुर्शीद साहब का भी एक लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है और उन्हें ज़रूर सोचना चाहिए कि वो किस आतंकवादी संगठन से तुलना कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल फिर होता है कि जब हम अयोध्या में हैं, या एक नारा हो चुका है जिसके साथ आप गठबंधन में, आप लोग भी नारे लगाते हैं कि जो राम का नाम लेगा या श्री राम के नारे लगाएगा, राशिद अल्वी कह रहे हैं वो राक्षस है। देखिए, मैं ऐसे विचारों के लिए बस यही कह सकती हूँ कि ये बहुत ही दुखद है और हम सभी ने फिलहाल उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान देने का प्रयास किया है। चाहे भारत की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, निरंतर 5 वर्षों तक विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया है। और आप जानते हैं कि अभी प्रधानमंत्री जी जल्द ही दोबारा उत्तर प्रदेश आने वाले हैं और 16 नवंबर को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में जो विकास हुआ है उससे ये अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आम जनमानस के मन तक पहुंच चुका है और दोबारा हमें उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। बात आपने शिलान्यास और लोकार्पण के किया तो मुख्य विपक्षी दल के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि विकास तो हमने किया, केवल फीता काट रहे हैं आप। देखिए, सरकारें हमेशा निरंतरता में चलती हैं। एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आती है और अगर किसी काम की शुरुआत पिछली सरकार ने की होती है तो अगली सरकार उसे पूरा करती है। लेकिन जहां तक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की बात है तो हमने एक नई परंपरा जरूर डाली है कि जिस कार्य का शुभारंभ, जिस कार्य का शिलान्यास हम करते हैं उसका लोकार्पण भी हम ही करते हैं। लगातार इस बात का प्रचार किया जाता है कि इस 5 साल में आपके गठबंधन की सरकार ने कुछ काम नहीं किया, केवल उन सरकारों ने किया और आप लोग झाड़ू लगाकर, पोछा लगाकर फीता काटने। देखिए, ऐसा है, किस सरकार ने काम किया है और किसने नहीं किया है ये फैसला जनता को करने दीजिए। रही बात विपक्ष की, तो ये तो उनका कर्तव्य है, वो हमारी आलोचना ही करेंगे और हमें कटघरे में ही खड़ा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये चुनावी वर्ष है और हमें भी और विपक्ष को भी जनता की अदालत में जाना है। जनता को तय करने दीजिए किसने काम किया, किसने नहीं किया। रही बात अयोध्या, तो अयोध्या में तो आप भी आई हैं, आपके गठबंधन के लोग तो आते ही हैं, बाकी ऐसे लोग भी आने लगे, ओवैसी से लेके और तमाम दूसरी पार्टियों के, जो अयोध्या के रास्ते से गुजर तो जाते थे लेकिन कभी अयोध्या आते नहीं थे, अयोध्या का नाम नहीं लेते थे कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। अब वो लोग भी यहीं आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये शुभ संकेत है, मैं इसे शुभ संकेत मानती हूँ। ये किसकी देन है? मुझे लगता है कि ये जनता की देन है, क्योंकि राजनेताओं को अगर जनता के दिलों में आना है तो उनके मन में क्या है ये समझना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से आप एक गठबंधन की भी बात हो जाए, अखिलेश यादव के साथ ओम प्रकाश राजभर चले गए हैं, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब जाएगी और उनके गठबंधन की लुटिया डूब जाएगी, कुछ होना नहीं है और हमारा जो गठबंधन है वही नंबर 1 है और वही 400 के पार है। बिल्कुल सही, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें यही दावे करने पड़ेंगे अगर उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ना है। कोई भी ये दावे नहीं करता कि वो हारने जा रहा है, हर कोई यही दावे करता है कि वो जीतने जा रहा है। और मैं पूरे विश्वास से कह रही हूँ कि 5 साल तक जो विकास यात्रा यहाँ पर चली है उसके आधार पे हम दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। मैम, सवाल अगर हो जाए टिकटों को लेकर
तो आपके गठबंधन में आपको पिछली बार आपने 11 सीटें पाई, 200 जगहों पर आप विधानसभा प्रभारी बना रही हैं, तो क्या 200 टिकट मांगेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की हर सीट पर तैयारी कर रही है, लेकिन अगर हमारे साथ गठबंधन में है तो वो भी जानती है कि हर सीट वो लड़ने नहीं जा रही है। उसी प्रकार अपना दल भी बड़ी संख्या में सीटों पर तैयारी कर रहा है और हमें भी मालूम है कि प्रदेश की हर एक सीट हम नहीं लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों दल गठबंधन में हैं। तो हम साथ में बैठकर सीटों का बंटवारा तय कर लेंगे और अपनी ताकत पैदा करनी चाहिए, तभी हम एक दूसरे को समर्थन कर सकते हैं और एक दूसरे को जिताने में हमारा कोई योगदान हो सकता है। बड़ा भाई कौन है? नहीं, बड़ा भाई तो भारतीय जनता पार्टी है, उसमें कोई शक नहीं है। और बड़े भाई और छोटे भाई को आपस में मिलकर प्यार से काम करना है। छोटे भाई की भावनाओं का भी ख्याल रखना है और बड़े भाई की भावनाओं का भी। 11 सीटों में आपने 9 जीत ली थी, क्या स्ट्राइक रेट है आपका? आप तो कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी से भी ज्यादा सीटें आप लोगों ने 2017 में जीत ली थी। तो अब प्रियंका जी आई हैं, कुछ उम्मीद लगती है उनको कुछ होगा, बढ़ेगा कुछ उनका? देखिए, प्रियंका जी आई हैं, उनका स्वागत है। उनकी पार्टी संगठन की स्थिति उत्तर प्रदेश में काफ़ी दयनीय है और मुझे लगता है कि वो आई हैं तो अपने कार्यकर्ताओं में जान फूकेंगी। रही बात अपना दल की, तो हम निरंतर कई वर्षों से लगातार आम जनमानस के बीच में बने हुए हैं और यही कारण है कि आज अपना दल प्रदेश से लेकर देश में सरकार में भागीदार है। एक सवाल है कि प्रियंका गांधी बहुत संघर्ष कर रही हैं, हर जगह जाती हैं, सड़कों पर घूम रही हैं, तो ये अचानक सड़कों पे घूमना, संघर्ष करना, आपको लगता है कि आपके गठबंधन को उससे खतरा है? हमारे गठबंधन को कोई खतरा नहीं है। चुनावी वर्ष में बहुत सारे नेता आते हैं, लेकिन जनता ये देखती है कि 5 साल तक लगातार किसने उनके बीच में आकर उनके दुख को, उनकी समस्याओं को समझा है और उनके लिए आवाज उठाने का काम किया है। राहुल जी को भी आना चाहिए क्या? नहीं, सबको आना चाहिए। उत्तर प्रदेश की धरती सबको पुकारती है, सब आए, अपनी अपनी किस्मत आजमाएं और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, जनता के लिए काम करें। आप आह्वान कर रही हैं अपने विपक्षियों को आने का, तो ऐसे में आपको लगता है कि वो आ जाएंगे तो आपका कुछ ठीक ठाक रहेगा कि कुछ बिगड़ेगा? अगर मैं इतना खुलकर सबको कह रही हूँ कि आप आइए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे मन में विश्वास है कि हमने अच्छा काम किया है, जनता के लिए निरंतर संघर्ष किया है और जनता हमारे साथ खड़ी है। जो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहे, लोकतंत्र में सबके लिए अवसर है। अच्छा ठीक है, अखिलेश जी का क्या भविष्य देखती हैं? वो तो कह रहे हैं 4 किसी के भविष्य पर टिप्पणी करने वाली कौन होती हो? हम तो अपने कर्म पे विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी अपना कर्म कर रही है, हमारे कार्यकर्ता, जनता हमारे साथ खड़ी है और सब कुछ अच्छा ही होगा। उनके गठबंधन का क्या भविष्य है, ये बता दीजिए। मैं कौन होती हूँ उनके गठबंधन पर टिप्पणी करने वाली? जनता को तय करने दीजिए। मैं तो अपने गठबंधन पर टिप्पणी कर रही हूँ कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन पूरी मजबूती के साथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज होने। अनुप्रिया जी, राजनीति में आने से पहले आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी और मनोविज्ञान से आपने एमए किया है, तो उसका फ़ायदा आपको कितना मिलता है पढ़ाने का? और साथ ही साथ मैनेजमेंट भी आपने किया है और मनोविज्ञान से भी पढ़ाई की है, तो उस मनोविज्ञान, उस मैनेजमेंट का क्या फ़ायदा मिलता है? देखिए, ऐसा है कि पढ़ाई लिखाई की अपना एक महत्व होता है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी लर्निंग हमारे लिए होती है आम जनमानस के बीच में जाना। मैं पढ़ाती थी या पढ़ती थी, तब आम जनमानस की तकलीफ़ों को नहीं उतना बेहतरी से समझती थी, लेकिन जब से मैं सार्वजनिक जीवन में आई हूँ तो मैंने गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर समाज को देखा है और मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष जब हम उनसे जुड़ते हैं, उनकी तकलीफ़ों को देखते हैं, तो इससे बेहतर लर्निंग हमारे लिए कोई नहीं होती। अच्छा, मैंने आपको पार्लियामेंट में भी सुना है, आप इतना अच्छा वक्ता हैं, तो ये ट्रेनिंग किसने दी है आपको, कहाँ से आया है? मुझे लगता है कि कुछ तो शायद पिता के गुण आ गए हैं और बाकी तो मैंने आपको बताया कि समाज के बीच में जब हम रहते हैं, लोगों की तकलीफ़ों को, उनकी समस्याओं को हम प्रत्यक्ष देखते हैं, तो बहुत कुछ हम समझते भी हैं, सीखते भी हैं। और उसके बाद मुझे उत्तर प्रदेश की विधानसभा और देश की संसद में रहने का अवसर मिला है, जहां देश के तमाम राजनीतिक दलों के एक से एक महारथी सांसद वहां पर होते हैं और उन सभी के विचारों को सुनकर भी बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है। अच्छा, मोदी जी के नेतृत्व में आप काम करती हैं। मोदी जी को कहा जा रहा है कि युग पुरुष हैं, बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं और तमाम तरह के, आपको क्या लगता है उसमें ऐसी क्या खासियत आपको उनमें दिखती है जो अन्य पूरे संसार के प्रधानमंत्रियों में और राष्ट्राध्यक्षों में नहीं दिखती? देखिए, मैंने पूरे संसार को तो नहीं देखा, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी कि परिश्रम करने की क्षमता अभूतपूर्व है
और मुझे लगता है कि अपने उम्र के जिस ब्रैकेट में वो हैं उसको देखते हुए वो शायद युवाओं से कहीं ज़्यादा ऊर्जावान होकर काम करते हैं और हमारे जैसे युवा भी उनको देखकर सीखते हैं कि हम कितना काम कर सकते हैं, कितनी हमारे पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा अवसर है और बहुत कुछ देश के लिए किया जा सकता है। अच्छा, उनके जो डिप्टी हैं वो अभी यूपी के लगातार दौरा कर रहे हैं। अमित शाह की बात हो रही है, आपके गृह मंत्री, और वो बहुत चाणक्य हैं आपके गठबंधन को भी आगे बढ़ाने में और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो चाणक्य कहा जाता है अमित शाह जी को और रणनीतिकार कहा जा रहा है कि 2017 जिताया, 14 जिताया, आखिर उनमें क्या आप देखते हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो हमारा 2017 का चुनाव हुआ उस वक्त उन्होंने प्रभारी के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश जिस तरीके से कास्ट इक्वेशंस को देखते हुए अलग अलग छोटी से लेकर बड़ी हर जाति का एक उन्होंने पूरा एक मैं कहूँगी कि एक गुलदस्ता तैयार किया था, तो वो एक बहुत बड़ी खासियत थी हर समाज को, हर वर्ग को जोड़ने की। तो उससे हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन भी हुआ और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी खूबी है और इसकी वजह से 2017 में इतना अच्छा परिणाम देखने को मिला था। अच्छा, बात हो रही है मोदी जी की, अमित शाह की, तो मुख्यमंत्री की भी होनी चाहिए। चुनाव तो मुख्यमंत्री का ही है 2022 के मद्देनज़र। माफियाओं को लेकर, और जिस धरती पे आप खड़ी हैं, अयोध्या और जो विधानसभा है ये, वहाँ पर माफियाओं की बात ना हो जाए तो काम चलेगा नहीं। तो माफियाओं का जो बुलडोजर लेके वो चलते हैं, तो आपको लगता है कि सच में जो माफिया हैं दुबक के बैठ गए हैं, जेलों के अंदर चले गए हैं, राज्य छोड़ दिए हैं? क्या है ये बुलडोजर पॉलिसी? देखिए, मुझे नहीं मालूम बुलडोजर संस्कृति क्या है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि रूल ऑफ लॉ से ही देश और प्रदेश चलता है और रूल ऑफ लॉ को स्थापित करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए, यही उचित है। अच्छा, उनमें खास क्या चीज़ें दिखती हैं आपको? मुझे लगता है बहुत परिश्रमी हैं और दिन रात उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से दौरा करते हैं, जिस तरीके से भ्रमण करते हैं, ये बहुत सराहनीय है। परिश्रमी तो आप भी हैं। तो मैं अपनी तरीके से परिश्रम करती हूँ, आम जनमानस के बीच में जाती हूँ। अच्छा, कहा जाता है कि अनुप्रिया पटेल अपने जो वोट बैंक हैं या अपनी जो राजनीति है उस पर वो समझौता नहीं करती हैं, वो एड्रेस करती हैं, चाहे जाति जनगणना हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, कभी भी अपनी आवाज़ कहीं भी बुलंद कर देती हैं। तो आखिर इस हिम्मत, वो आवाज़ कहाँ से आती है? हिम्मत तो खून में है और बाकी हिम्मत जनता से के प्यार से मिल जाती है। निश्चित रूप से। तो जाति जनगणना और तमाम आरक्षण को लेकर आपकी क्या राय है और क्या मांग है आपकी? हमारी पार्टी ने अपना स्पष्ट मत रखा है सेंसस को लेकर कि 2021 में जो हमारी सेंसस एक्सरसाइज होनी है उसमें हमारे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो भी अलग अलग जाति के लोग हैं, जातिवार उसकी जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि 1931 के बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुई है। केवल हमारे यहाँ जो SC ST हैं उनकी गिनती तो होती है, लेकिन बाकी जातियों की गिनती नहीं होती है। और अगर हमें देश के अंदर अलग अलग जातियों के सही प्रमाणिक आंकड़े चाहिए तो कास्ट सेंसस ही उसका एक तरीका है, इसलिए इसकी मांग हम निरंतर करते हैं। जाति जनगणना के पक्ष में? बिल्कुल इसके पक्ष में है, स्पष्ट रूप से अपना दल इसके पक्ष में है और हमारा ये मानना है कि अगर हमें पूरे देश को आगे बढ़ाना है और हमें सरकार की तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनका लाभ जो सबसे वंचित है उस तक पहुंचाना है, तो पहले हमारे पास प्रमाणिक आंकड़े होने चाहिए कि किस समाज की, किस वर्ग की, किस जाति की क्या आबादी है। और जब तक हमारे पास प्रमाणिक आंकड़े नहीं होंगे हम कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। और जाति इस देश की सामाजिक संरचना का आधार है, उससे मुंह फेर लेने से भी काम नहीं चलने वाला है। भाजपा कहती है कि सामाजिक विभेद पैदा होगा, इसलिए जाति जनगणना जरूरी नहीं है। बिल्कुल गलत। सामाजिक विभेद कैसे पैदा होगा? भाई, जाति इस देश के सामाजिक संरचना का आधार है और ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, ये इस देश के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है सब जानती है। और जहां तक कास्ट सेंसस की बात है, आज देश के तमाम राजनीतिक दल इस विषय पर एकमत हो चुके हैं कि देश को कास्ट सेंसस की जरूरत है। तो विरोध क्यों? नहीं, विरोध मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा। मैं तो देख रही हूँ कि देश के अंदर सभी राजनीतिक दल इस पे एकमत हो चुके हैं, अब बस इसको एक्शन में लाने की, इम्प्लीमेंट करने की देरी है। लेकिन मोदी जी और शाह जी तो नहीं। ऐसा तो कभी नहीं कहा। आप बात करेंगे? ऐसा तो कभी नहीं कहा। हम तो हर बात को लगातार कह भी चुके हैं और स्पष्टता से कहते भी हैं
इतना बड़ा देश है, फैसला लेने में समय लग सकता है, लेकिन इसे नकार नहीं सकते। अनुप्रिया जी, एक सवाल है, बार बार आपने, हम लोग जब बचपन से ही सुनते रहे हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, स्त्री होती है, चाहे वो माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, किसी भी रूप में। लेकिन एक केंद्रीय मंत्री, एक सफल राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीछे एक पुरुष जिसका नाम आशीष पटेल है, वो माना जाता है, चाणक्य माना जाता है। नहीं, ये तो अच्छी बात है, आप आशीष जी का नाम ले रहे हैं, लेकिन इधर देखिए मेरे इतने सारे भाई खड़े हुए हैं, ये सब पुरुष हैं, और मेरी सारी बहुत सारे इधर भाई खड़े हुए हैं और सब बहनें खड़ी हुई हैं। अनुप्रिया पटेल की सफलता के पीछे सब है। ये तो बात आपने सही कहा, लेकिन आशीष जी वो कौन सी चाणक्य हैं, वो कैसा रणनीति बनाते हैं, कितना संबल मिलता है? देखिए, चाणक्य तो मुझे पता नहीं, मेरे लिए तो मेरे जीवन साथी हैं, और अपना दल के लिए जैसे मैं काम करती हूँ, जैसे मेरे सारे कार्यकर्ता काम करते हैं, सारे नेता काम करते हैं, वैसे वो भी एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, और हम सब टीम वर्क में विश्वास रखते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे टीम वर्क और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग से हम ये सफलता का सफर तय कर पा रहे हैं। प्रिया जी, पुरुष प्रधान समाज है, हम भी पुरुष हैं, लेकिन जिस तरीके से आशीष जी सपोर्टिव हैं आपको लेके, वो शायद बहुत कम ऐसी महिला नेता होंगी जिनको इतना सपोर्ट पतियों से मिलता हो। इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। तो तारीफ में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहना चाह रही हूँ कि मेरी सफलता के पीछे मेरी पूरी पार्टी है, और जैसे मेरे सारे कार्यकर्ता काम करते हैं, वैसे ही आशीष जी भी पार्टी में बहुत सहयोग करते हैं। निश्चित रूप से। तो अपना दल परिवार एक करने के लिए आपने बहुत कोशिश की, वो कोशिश अभी भी जारी है, कोशिश करेंगी, या क्या था वो? कोशिश जारी है, और हम कोशिश करते रहेंगे, कुछ अच्छे परिणाम आएंगे तो अच्छा ही होगा। वो स्ट्रेटजी जो आपने कहा था, रखा था, मतलब क्योंकि जब पार्टी बन जाती है और चीज़ें बट जाती हैं तो उसको एक करने के लिए कुछ ना कुछ ऑफर किया जाता है, बताया जाता है कि भाई हम इस मेज पे बैठे हैं और ऐसे होगा तो हम कर लेंगे, क्या था? देखिए, वैसे तो अपना दल के सारे कार्यकर्ता, सारे वोटर, सारे समर्थक, सारे शुभ चिंतक सब एक साथ हैं और हमारे इस झंडे के नीचे खड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से पारिवारिक रूप पे हम प्रयास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, सवाल ये है कि भाई परिवार जब बंटता है या जो भी हो, विरासत की बात अगर हम कर लें तो विरासत ऐसा नहीं है कि ये 4 लड़के हैं तो किसी को ट्रैक्टर दे दो, किसी को बस दे दो, किसी को भैंस दे दो, ऐसे नहीं होता। विरासत, अगर राजनीतिक विरासत बंटती है तो 4 बच्चे हों, लेकिन उसमें जो सबसे काबिल होगा वही विरासत का हकदार होता है, और वो हकदार आप हैं। ये जनता को तय करने दीजिए, मेरा काम तो सिर्फ जनता के बीच में जाना है और उनके लिए संघर्ष करना है। मैं वही कर रही हूँ, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, बाकी सबको जनता तय करेगी। अच्छा, इस बार अगर सत्ता में आप आती हैं तो क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या किस तरह से आप प्रदेश का विकास करेंगी, या मुख्यमंत्री से बात कहेंगी या पार्टी से बात कहेंगी? अभी तो देखिए, चुनाव में हम सभी को उतरना है, चुनाव के परिणाम कैसे आएंगे ये सब तो अभी कुछ निकल कर सामने नहीं आया है। और सरकार बनने के बाद जैसे पिछले 5 वर्षों में हमने निरंतर प्रदेश का विकास के लिए काम किया है, उसके साथ ही हमारी पार्टी के जो विषय हैं उनको भी निरंतर उठाते रहे हैं। आगे हमारी पार्टी भगवान चाहेगा तो और भी मजबूत होगी, हम और मजबूती के साथ अपने एजेंडा पे काम करेंगे। और मजबूती के साथ अपने एजेंडा पर काम करेंगी। ये थी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, अपना दल सोनेलाल यानी एस की, और वो कह रही हैं कि अपना दल परिवार को एक करेंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वीरेश पांडे, अयोध्या। तो एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम अध्यक्ष जी में अनुप्रिया पटेल का बयान, जातीय जनगणना से देश आगे बढ़ेगा, जाति इस देश की सच्चाई है। जातीय जनगणना का विरोध मोदी शाह भी नहीं करते, कांग्रेस में दम नहीं, प्रियंका मेहनत करे। अनुप्रिया पटेल ने ये नसीहत भी प्रियंका गांधी को दी। खुर्शीद का हिंदुत्व से आतंकवाद की तुलना दुर्भाग्यपूर्ण है। जय श्री राम पर राशिद अल्वी का बयान भी दुखद है। तो कांग्रेस में दम नहीं है, प्रियंका मेहनत करें। अनुप्रिया पटेल ने प्रियंका गांधी को ये नसीहत दी है। ओम प्रकाश राजभर केवल बोलते हैं, काम नहीं करते। अनुप्रिया पटेल का ये बयान आपको बता रहे हैं। एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम अध्यक्ष जी में अनुप्रिया पटेल ने ये बयान दिया कि जातीय जनगणना से देश आगे बढ़ेगा,
और जातीय जनगणना का विरोध मोदी शाह भी नहीं करते, ये सच्चाई है। और साथ ही साथ कांग्रेस में दम नहीं है, प्रियंका मेहनत करे, ओम प्रकाश राजभर केवल बोलते हैं। ये तमाम बातें उन्होंने एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए कही हैं। एबीपी गंगा के खास कार्यक्रम अध्यक्ष जी में अनुप्रिया पटेल ने कई मुद्दों को लेकर बात की। उन्होंने अपने पार्टनर को लेकर, आशीष को लेकर भी बात की और उन्होंने कहा कि बहुत सपोर्टिव हैं, पुरुष प्रधान ये समाज है और मेरी सफलता के पीछे मेरे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, और इसके साथ साथ मेरे पार्टनर आशीष, जो कि जीवन साथी के साथ साथ सारथी भी हैं। तमाम कार्यकर्ता पार्टी के लिए जैसे काम करते हैं, आशीष भी उसी तरीके से पार्टी को मजबूती देने के लिए काम करते हैं। जनता के बीच में पहुंचती हूं, उनकी समस्याओं को सुन रही हूं, चुनाव के नतीजे क्या होंगे उस पर अभी मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि लगातार मैं मेहनत कर रही हूं और मैं अपना कर्म कर रही हूं। कर्म करने में मैं विश्वास रखती हूं, नतीजे जो भी होंगे सरमाथे होंगे और उसके बाद जो भी पार्टी का एजेंडा है उस पर और मजबूती से हम काम करेंगे। 5 साल हमने काफी मेहनत की है, जनता के बीच हम पहुंचे और उनकी समस्याओं को सुना है, उनकी समस्याओं का निदान हुआ है और उसी एजेंडे पर लगातार हम काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, यही विश्वास है और इसी विश्वास पर इस बार का भी चुनाव होगा।